गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको बड़ी डिटेल में समझाने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन सी जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको आगे जो है हमारे केमिकल रिएक्शन समझने, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, तो आपको ये टॉपिक बड़ी ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये टॉपिक बेसिक होता है, बेस होता है हमारा आगे आने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ मेटल्स की पढ़ेंगे क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती हैं। बहुत ही डिटेल में आपको समझना पड़ेगा उन्हें कि कैसे जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे बेसिक के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या रिएक्शन के बाद क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है, हीट निकलती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, दोनों की एक साथ ही पढ़ लेंगे क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो बस ऐसी होती हैं कि एक में है तो दूसरे में नहीं है, दूसरे में है तो एक में नहीं है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो असली जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, काफ़ी सारे रिएक्शंस आते हैं, वो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जल्दी से और एकदम कॉन्क्रीट में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी एक्सेप्शंस भी आपको इसी टॉपिक में हम आपको समझा देंगे। जो फिजिकल, अगर पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो फिजिकल स्टेट कि वो कौन सी स्टेट में होता है। जैसे कि हम जब बात करते हैं स्टेट की, तो हम सिर्फ तीन ही स्टेट की बात करते हैं, हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो बाकी की दो स्टेट हैं, प्लाज्मा और बीईसी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ तीन ही स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे मेटल्स, जिसमें से एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। अगर हम बात करें तो चार एक्सेप्शन है बेसिकली जो एग्जाम में आती है। वो आपकी मरकरी आती है जिसका फॉर्मूला Hg होता है। पर इसके अलावा और भी तीन एक्सेप्शंस और हैं मेटल्स में, जो जो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। फिर हमारा एक सेसियम होता है, फिर हमारा गैलियम होता है और रुबिडियम होता है, ठीक है ना। तो ये चार हमारे जो है मेटल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कोई भी मेटल जो है पिघल के पानी बन सकता है। या तो हम रूम टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर जो प्रेशर कम कर दें, तो उस हिसाब से मेटल्स अपनी स्टेट बदल सकते हैं। पर गिवन एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और फिक्स एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हमारे सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हमारे जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। पर कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो जो हमारे सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और बहुत ही हार्ड भी होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा डायमंड है। जिसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा पहले डायमंड आता है और कई सारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और हो जाते हैं। मतलब कार्बन की चेन से, एक स्पेसिफिक टाइप की कार्बन की चेन से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे जो है सॉलिड स्टेट में और हार्ड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हम डायमंड को जानते हैं, डायमंड भी एक कार्बन की ही फॉर्म है, चेन ऑफ कार्बन से ही बना है हमारे डायमंड। ऐसे ही और भी कई सारे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो चेन ऑफ कार्बन से बने होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत ही हार्ड और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वरना ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और एक एग्जांपल आपका लिक्विड स्टेट का भी है, ब्रोमीन का। जो ब्रोमीन होती है ये एक अकेला नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला कौन सा नॉन मेटल है, तो आप लिखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और डायमंड और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारे सॉलिड स्टेट में और हार्ड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। डायमंड जो सबसे हार्ड मैटर ऑफ
यूनिवर्स है, मतलब अब तक जितने भी ह्यूमंस ने मेटल्स देखे हैं, कंपाउंड्स देखे हैं, उनमें से सबसे हार्ड हमारा डायमंड होता है, ठीक है ना? तो अगर अब हम दूसरे की बात करें लस्टर की, यानी कि लस्टर का मतलब शाइनिंग एबिलिटी, कितना ज़्यादा वो चमकता है, कितना उसका सरफेस स्मूथ होता है, कितनी अच्छे से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लस्टर। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लस्टरस होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। भले ही वो हम आयरन ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें। इसलिए ज़्यादातर जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, सबके सब मेटल्स की बनी होती है, नॉन मेटल्स की नहीं बनी होती हैं, ठीक है ना? पर इसमें भी हमारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो दोनों ही कार्बन की ही एक फॉर्म है, कार्बन की ही लॉन्ग चेन से बने हुए कंपाउंड्स हैं हमारे। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है ना? डायमंड और ग्रेफाइट, बल्कि आयोडीन भी होता है, आयोडीन भी हमारा थोड़ा चमकता है। डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये तीन है हमारे नॉन मेटल्स जो कि बहुत ही लस्ट्रस होते हैं। बाकी सबके सब डल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं। और और सबसे ज़्यादा लस्ट्रस की अगर हम बात करें मेटल्स में, तो सबसे ज़्यादा लस्ट्रस हमारा जो है गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है। गोल्ड, जिसको हम जो है एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सिल्वर हमारा सबसे ज़्यादा जो है लस्टरस होता है। पहले सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे गोल्ड और फिर सिल्वर, इसलिए इनका जो और फिर तीसरे नंबर पे हमारा जो एक प्लैटिनम भी होता है, ठीक है ना? ये तीनों रिएक्टिविटी भी इनकी कम होती है और इन तीनों की जो है लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके आउटर मोस्ट लेयर पे जो है कम, बहुत ही कम चांसेस में, बहुत ही मुश्किल से जो है जंग या फिर जो जिसको हम कहते हैं कि किसी और लेयर की परत हो जाना, काला पड़ जाना, ठीक है ना? सोना कभी काला नहीं पड़ता, आपने सुना होगा। पीतल जल्दी काला पड़ जाता है, बल्कि जबकि सोना जो है कभी काला नहीं पड़ता है, कभी अपना वो लस्टर लूज़ नहीं करता है, ठीक है? जो लस्ट अगर उस पे कोई ऑक्साइड की लेयर जम जाए, तो फिर वो लस्टर लूज़ करने लग जाता। पर जो हमारा गोल्ड है, वो तो कभी भी किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है? और इसकी नेचुरल जो चमक होती है, शाइनीनेस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, गोल्ड और सिल्वर की। अब मेलिबिलिटी और डक्टिबिलिटी की बात करें, हम डक्टिलिटी की बात करें, तो मेलिबिलिटी होती है कि किसी चीज़ को मार-मार के, हथौड़े से मार-मार के एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना? किसी चीज़ को किसी हैवी मेटल से मार-मार के पतले से शीट में कन्वर्ट कर देना। जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, सिर्फ़ वो ही हमारे जो है मेलेबल हो सकते हैं। अगर किसी एटम 2 एटम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा? अब उसको पतला करने का ट्राई करोगे तो टूट जाएगा। वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिविटी नहीं थी, इसलिए वो टूट के अलग हो जाएगा। पर अगर उनके 2 एटम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप उनको कितना ही पतला कर लो, कितना ही पतला कर लो, वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि 2 एटम आपस में अलग ना हो जाएँ, हमेशा जुड़े रहें। भले ही जो है एक-एक करके आपको जो है उसको हटाना पड़ेगा, भले ही वो जो है फ्लैट हो जाएँ, पर वो टूटे ना, ठीक है ना? इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, उनमें जो मैलिएबिलिटी देखने को मिलती है, जबकि नॉन मेटल्स में हमें मैलिएबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। नॉन मेटल जो है मैलेबल नहीं होते हैं, उनको अगर पतला करने का ट्राई करोगे तो टूट के 2 हिस्सों में बँट जाएँगे। जबकि हमारे जो है मेटल्स हैं वो बहुत ही पतले हो पाते हैं। जिनमें से जो हमारा गोल्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है। गोल्ड को सबसे ज़्यादा पतली शीट बनाई जा सकती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, हमारा जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो एक गोल्ड की ही शीट बनाई गई थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डक्टेबल होता है हमारा। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टेबल होते हैं, और अगर इसको पतले से पतला गोल्ड की शीट बनाया जाए, तो वो सिर्फ़ 1000 एटम जितनी मोटी होगी, ठीक है ना? अगर एक गोल्ड की सबसे पतली जो शीट होती है, वो 1000 एटम जितनी होगी। यानी कि जैसे कि उसकी जो एज होगी, उसकी एज पे आपको 1000 एटम एक के ऊपर एक लाइन में दिखाई देंगे। वैसे जो एटम को किसी भी माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं है, पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये पता लगाया था कि जो गोल्ड फॉइल होती है, उसकी जो पतली सी एज होती है, उसपे 1000 एटम होते हैं। ये सबसे कम जो है, सबसे पतली चीज़ आज तक ढूँढी गई है। इसके अलावा जो ये 1000 एटम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना?
और तो सबसे ज़्यादा हमारी जो मैलिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड होती है, फिर सिल्वर होती है, फिर कॉपर होती है, ठीक है ना? अ, सबसे पहले गोल्ड, फिर हमारी सिल्वर, फिर हमारी कॉपर जिसको सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हमारी एल्यूमीनियम। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिडक्टिबल हमारी गोल्ड होती है, फिर सिल्वर होती है, फिर कॉपर होती है, फिर एल्यूमीनियम होती है। ऐसे ही हमारा जो डक्टिलिटी का भी यही होता है, जो मैलिबिलिटी का होता है सेम डक्टिलिटी का होता है। डक्टिलिटी का पहले मीनिंग समझिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? डक्टिबिलिटी का मतलब होता है वायर में वो करने की क्षमता, किसी चीज़ के जो है लंबी सी रस्सी बनाना या फिर उसके लंबे-लंबे वायर्स बनाने की जो एबिलिटी होती है, उसको डक्टिबिलिटी कहते हैं। जो मैलिबिलिटी है वो पतली सी शीट बना देने की होती है, पतली सी लंबी सी चौड़ी सी शीट बनाना, और जो डक्टिबिलिटी है उसके लंबे लंबे वायर बनाना, पतले पतले लंबे लंबे वायर्स बनाने की एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी, जो कि हमारी सबसे ज्यादा जो है हमें गोल्ड में देखने को मिलती है, फिर सिल्वर में, फिर कॉपर में और फिर एल्यूमिनियम में, ठीक है ना? और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है, बल्कि नामात्र के लिए मिलती है। तो कुछ होते हैं हमारे जो थोड़े बहुत डक्टेबल होते हैं, पर मेजरली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि नॉन मेटल्स हमारे डक्टेबल नहीं होते हैं। फिर अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी भी दो टाइप की हो सकती है। आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो या फिर आप हीट को कंडक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना आप? कंडक्ट का मतलब किसी चीज को कैरी करना, किसी चीज को एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है ना? जैसे कि आपके मेटल्स होते हैं, एक आयरन रॉड होती है, उसमें से अगर आप करंट पास करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। जैसे वायर्स भी होते हैं, हमारे कॉपर के वायर्स जो होते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कहाँ कई कई किलोमीटर दूर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में पहुंच जाती है ना? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे मेटल्स, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, ठीक है ना? ये गुड कंडक्टर ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही होते हैं। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ये ना ही जो हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब किसी को शॉक लगता है, कोई जो है किसी को बिजली का झटका लगता है, तो उसको जो है उसका हाथ हटाने के लिए, उसका हाथ स्विच बोर्ड से या ट्रांसफार्मर से हटाने के लिए आयरन रॉड का इस्तेमाल मत करो, लकड़ी का इस्तेमाल करो, जो है वुड स्टिक का इस्तेमाल करो, ताकि जो लकड़ी होती है, क्योंकि वो नॉन मेटल है, वो एक कार्बन की फॉर्म है ना? हम जानते हैं कि जो जितनी भी वुड होती है वो कार्बन की बनी होती है, कार्बन, ऑक्सीजन और हमारे जो है हाइड्रोजन की बनी होती है, ठीक है? तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल करो ताकि उसके हाथ छुड़वा सको और आपको करंट ना लग जाए। अगर आप आयरन का इस्तेमाल करोगे तो या फिर किसी और मेटल का इस्तेमाल करोगे तो उसके ज़रिए करंट आपके अंदर भी पास ऑन हो सकता है। उसकी मदद करने जाओगे और आप खुद ही जो है लटक जाओगे। ये और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कंडक्टिबल मेटल्स कौन-सा है हमारा, तो वो सिल्वर है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा सिल्वर है, फिर गोल्ड आता है, फिर हमारा कॉपर और एल्यूमीनियम आते हैं। तो ठीक है ना, जैसे कि हमने डक्टिबिलिटी और मैलिबिलिटी में बात करी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा गोल्ड आ रहा था, फिर सिल्वर आ रहा था। पर अगर हम कंडक्टिबिलिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर आती है और फिर गोल्ड आती है। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बेस्ट जो वायर्स होते हैं, वो सिल्वर के होते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छी तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, वो मिनिमम होगा। अगर हम सिल्वर के वायर्स का यूज़ करें तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस मिनिमम होगा और एकदम परफेक्ट जो है अनइंटरप्टेड हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। पर क्योंकि सिल्वर महंगा है और उसके चोरी होने का खतरा है, इसलिए महंगी चीज़ का इस्तेमाल ना करके हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एबेंडेंस में मौजूद है इन्वायरमेंट में। हम जानते हैं कि जो कॉपर है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है सिल्वर के मुकाबले। हमारे जो अर्थ क्रस्ट में कॉपर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है सिल्वर के मुकाबले में, ठीक है? तो इसलिए वो हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और बाद में जो है एल्यूमीनियम का भी करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जो सबसे पहला मेटल ह्यूमन्स ने यूज़ करना स्टार्ट किया था, सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन ने यूज़ करना स्टार्ट किया था वो कॉपर होता है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। वैसे हमने आपको ये हिस्ट्री की जो वीडियोज़ हैं उसमें भी समझाया था। इसमें भी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये फिर से बता देता हूँ कि जो कॉपर है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था। हमारे आयरन से भी पहले कॉपर का यूज़ किया गया था, ठीक है ना? तो ये तो हो गई हमारी कंडक्टिबिलिटी की बात। और अगर अब हम हार्डनेस की बात करें
कि कौन कितना मजबूत है, कितना जो है हार्ड जो है मजबूत है हमारा, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा हमारे हम देखते हैं कि मेटल्स बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं। जितने भी मेटल्स आप देखेंगे सबके सब जो हार्ड होते हैं, मेटल्स जाने ही अपनी हार्डनेस के लिए जाते हैं। भले वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो। सिल्वर गोल्ड तो थोड़े चलो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, पर फिर भी वो जो है बहुत ही सॉलिड होते हैं, ठीक है ना? जब नॉन मेटल्स के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं। पर इसमें नॉन मेटल्स में भी एक हमारी एक्सेप्शंस होती है, हमारे डायमंड की एक्सेप्शंस होती है कि जो डायमंड होता है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डायमंड और जितने भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है? और अगर हम एक्सेप्शन की बात करें मेटल्स में, तो हमारे 2 मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जिनको नाइफ्स के ज़रिए भी काटा जा सकता है। इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको जो है आप रखिए प्लेट में और चाकू से काट दीजिए। इतने ज़्यादा एकदम बटरी सॉफ्ट होते हैं। ये होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना? तो अगर हार्डनेस की बात करें, तो हमारा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं हमारे, ये तीनों मेटल्स हैं, पर बहुत ही सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से या फिर नाइफ से काटना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये हमारे नॉन मेटल्स में तो डायमंड और एलोट्रोप ऑफ कार्बन से आते हैं, जो कि हार्ड होते हैं। फिर अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं कितने टेम्परेचर पे उबल जाएंगे या फिर कितने टेम्परेचर पे जो पानी में पिघल जाएंगे, उबल जाएंगे या फिर पिघल जाएंगे, किस टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इवेपोरेट होने का क्या पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन जनरल अगर हम बोलें, तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब उनको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपको किसी मेटल को पिघलाना है, तो या फिर उसको इवेपोरेट करना है, तो ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कम टेम्परेचर पे भी वो उबल जाते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी ऑक्सीजन हो गई या फिर हमारी नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई, ये सब के सब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये हमेशा जो है रूम टेम्परेचर पे ही ये उबल जाते हैं, ठीक है ना? पर इसमें नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है, ठीक है ना? कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं हम, नॉन मेटल से तो उनका भी कम ही होता है, ठीक है ना? होता है उनका भी बहुत ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, पर कंपैरेटिवली तो जो है थोड़ा ज़्यादा, जो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, तो उनको जो है ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जिनमें से हमारा सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन आते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन और कार्बन, ये 3 हमारे ऐसे जो हैं नॉन मेटल्स हैं, जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है। इनको कंपैरेटिवली बाकी नॉन मेटल्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, हमें थोड़ी ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ती है अगर इनको हमें उबालना, पानी में कन्वर्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो, ठीक है? इसीलिए और ये भी बात है कि जितने भी हम, इसलिए बोला जाता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हमें रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं, उन सभी मेटल्स, नॉन मेटल जितने भी हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है? हमें सिलिकॉन यानी कि रेत में पाया जाता है, तो सिलिकॉन वो जो है सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है ना? ऐसा थोड़ी है कि हमें पिघली हुई रेत दिखाई देती है। और जो कार्बन है वो भी सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, भले वो पेड़ में हो, हम ह्यूमंस के अंदर कार्बन हो, या फिर जो है डायमंड, ग्रेफाइट, किसी भी फॉर्म में जो हमें कार्बन हो, सबके सब जो है सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं जो नॉन मेटल्स हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जितने भी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई होता है बाकी नॉन मेटल्स के मुकाबले। ऑब्वियस सी बात है, अब उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा जब भी वो सॉलिड फॉर्म में है, वरना बाकी नॉन मेटल्स की तरह वो भी गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं।
हमारे सल्फर और हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरह वो भी जो है हमारे गैसेस फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये तो हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात। अच्छा, कुछ मेटल्स में भी एक्सेप्शन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, यानी कि थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड कर दो उन्हें, नन्ही सी भी हीट प्रोवाइड कर दो तो वहीं के वहीं पिघल के पानी बन जाएंगे, पिघल के पानी पानी हो जाएंगे। ये होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, Na और K। ये दो हमारे मेटल्स होते हैं जो थोड़ी सी भी गर्मी अगर इनको प्रोवाइड कर दो तो ये एकदम पानी बन जाएंगे। बल्कि ये बोला जाता है कि सोडियम को अगर आप हाथ पे भी रख दो अपने, तो आपके हैंड से हाथों से कुछ गर्मी निकलती है आपकी बॉडी से, क्योंकि हम जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इससे हमारे बॉडी से हमेशा थोड़ी बहुत गर्मी निकलती है। इससे जब आप सोडियम या पोटेशियम को अपने हाथ पर भी रखोगे तो आपके हाथ से निकलने वाली गर्मी से ही ये पिघल के पानी बन जाएंगे, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम आपके हाथ पर रखते साथ ही पानी बन जाएंगे, इस क्योंकि इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट इतना लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। 6 की 6 हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझा दी और हमने आपको जो है उनकी जो है एक्सेप्शंस भी समझा दी। अच्छा, वैसे एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो एक लेड की भी आती है कि कंडक्टिविटी में हमारे जो है पीवी या फिर जिसको हम जो है लेड कहते हैं, पीवी या फिर लेड, वो जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही बैड कंडक्टर होता है। सभी मेटल्स में से सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर, थोड़ा बहुत वो भी कंडक्ट कर देता है, ऐसी बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर मेटल जो है हमारा लेड होता है, ठीक है ना। और अगर हम जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हमने लोएस्ट तो समझ लिया कि सोडियम और पोटेशियम होता है, पर अगर हम हाईएस्ट बात करें कि किस मेटल का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कौन सा मेटल है ऐसा जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा जो है हीट प्रोवाइड करनी होगी अगर हमें उसको लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा टंगस्टन होता है। टंगस्टन हमारा जो है एक ऐसा मेटल है जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है, जिसको कितनी हीट प्रोवाइड कर दो, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पे ही वो जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यही रीज़न है कि टंगस्टन का हम इस्तेमाल अपने बल्ब में या फिर ट्यूबलाइट में करते हैं, ठीक है ना, कि बल्ब में या फिर ट्यूबलाइट में टंगस्टन का इसीलिए इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि जो हम जानते हैं जैसे कि जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखा जाता है क्योंकि उन्हें बीईसी फॉर्म में लाना होता है। जो हमारी बीईसी है ना, बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर है, हमारी बल्ब हमारी ट्यूबलाइट में उस तरीके की स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना होता है, ताकि और उस टेम्परेचर पे हमारा जो मेटल है वो जल ना जाए, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। सेम हम जो है बल्ब में भी इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसको गर्म करना है, इतना ज़्यादा गर्म करना है कि वो ग्लो करने लग जाए, इसलिए जो है इतनी इतनी गर्मी से वो जल ना जाए, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। यही इतनी एक्सेप्शंस आपसे पूछी जाती हैं कि चलो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। हमारे फिजिकल स्टेट में जो एक्सेप्शंस आती हैं वो हमारी जो है मर्क्यूरी आती है, हमारे सेसियम आते हैं। अच्छा, सेसियम की अगर हम बात करें तो सेसियम को एटॉमिक क्लॉक में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी एटॉमिक क्लॉक होती है, कि एटॉमिक क्लॉक क्या होती है बेसिकली, ये एटॉमिक क्लॉक हमें बताती है कि धरती, अगर हमें ये नापना हो कि धरती की क्या एज हो गई है, या फिर जो है एकदम ही एक्यूरेट सेकंड्स के अंदर जो है एक्यूरेसी के लिए एक क्लॉक बनाई गई है, उसको एटॉमिक क्लॉक कहा गया है। और उस एटॉमिक क्लॉक में सेसियम नाम के एक मेटल का यूज किया जाता है। ये मेटल वैसे हमें जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और अगर लस्टर, अगर हम जो है शाइनिंग एबिलिटी की बात करें, लस्टर की बात करें, तो हमारा गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा होता है। और इसकी एक्सेप्शन है कि डायमंड में नॉन मेटल एक डायमंड डायमंड एक नॉन मेटल है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा लस्टर हमें देखने को मिलता है। मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी हमारी गोल्ड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में होती है, ठीक है ना। वहाँ पे किसी में भी नहीं होती है। कंडक्टिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर जो है हमारा सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, और सबसे बुरा जो है लेड होता है। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस में हमारे जो ये सारे के सारे मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्टिंग 3 मेटल्स। सिर्फ 3 मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तीनों जो है सॉफ्ट होते हैं, हमारे रूम टेम्परेचर पे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से काटे जा सकते हैं, जिनमें से सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं।
मैग्नीशियम में इतना सॉफ्ट नहीं होता। बोला यही जाता है कि तीनों सॉफ्ट होते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, टंगस्टन का सबसे जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको सबसे ज़्यादा हीट चाहिए होती है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम को कब मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में सबसे कम होता है, सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स में, ठीक है। और हमारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका भी सभी का जो है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी से वो उबल जाते हैं, जल्दी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिनमें से हमारा जो है सिलिकॉन कार्बन आ जाते हैं, और काफ़ी सारे और भी जो है हमारे नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन कार्बन और काफ़ी सारे और जो है नॉन मेटल्स आते हैं हमारे। चलो अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन इन मेटल्स में, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स का जो है ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, मेटल्स का पानी के साथ क्या रिएक्शन होगा, मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा, और मेटल्स का बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होगा। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर को कवर करने वाले हैं कि मेटल्स का ऑक्सीजन और वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, क्या बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, क्या एक्सेप्शंस होती हैं, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब भी एक मेटल जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे कि Fe2O3 या फिर L2O3 या फिर ZnO, ठीक है ना। ये कुछ फेमस ऑक्साइड्स के नाम हैं, या फिर हमारे कॉपर ऑक्साइड्स भी होता है एक, ये कुछ फेमस ऑक्साइड्स के नाम है। तो जब भी हमारा आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन को आप खुले में छोड़ दोगे, हवा में छोड़ दोगे, तो वो Fe2O3 बनाता है। उसके ऊपर जो रेड रेड कलर का रस्ट लग जाता है ना, वो रस्ट एक्चुअल में Fe2O3 होता है। वो जो है हमारा ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड कहलाता है। और अगर एल्यूमिनियम को हवा में छोड़ दोगे तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक को हवा में छोड़ दोगे तो वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा हमारा। ऑलमोस्ट सभी के सभी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग हमारा जो है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। सिर्फ ये 3 मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है, ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जो कि इनके लिए अच्छी भी बात है। ये अपनी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते तो इनके ऊपर भी रस्ट फॉर्म हो जाता, और ये अपनी शाइनी या फिर अपनी जो कॉस्ट को लूज कर जाते हैं। इनकी कीमत इसीलिए तो है क्योंकि ये कभी भी अपनी जो है ना ही वजन इनका कम होता है ना, क्योंकि अगर आयरन की है, जैसे अगर आयरन पर रस्ट लगता है तो आप जानती है उसका वजन कम होता चला जाता है, धीरे धीरे जो है मोटी से मोटी चेन भी आयरन से बनी रस्ट के कारण टूट के चूर चूर हो जाती है ना। पर जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है, ये कभी भी अपना वजन लूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ। मतलब बहुत ही कम केसेस में हमारा सिल्वर रिएक्ट करता है, गोल्ड तो बिल्कुल ही करते ही नहीं है रिएक्ट। और ऑक्सीजन के साथ तो ये तीनों के तीनों ही रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कम रिएक्टिविटी होती है वो प्लेटिनम की होती है, फिर गोल्ड की होती है, और उसके बाद सिल्वर आता है हमारा। सबसे कम जो है प्लेटिनम रिएक्ट करता है, फिर गोल्ड करता है, फिर हमारा सिल्वर आता है, ठीक है। और जो नेचर में अबेंडेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सिल्वर अबेंडेंस में मिलता है, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम मिलता है। इसी हिसाब से इनकी कॉस्टिंग भी होती है कि प्लेटिनम सबसे महंगा होता है, फिर गोल्ड थोड़ा कम महंगा होता है, और फिर सिल्वर गोल्ड से भी कम महंगा होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जो ऑक्साइड बनते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है, इनका जो है केमिकल नेचर कैसा होता है, तो ये एल्कली या फिर बेसिक नेचर होता है इनका, ठीक है ना। ये बेस बनाते हैं, जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये बेस बनाते, जब भी मेटल जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है। इसमें 2 एक्सेप्शन है हमारी, एल्यूमिनियम और जिंक। सिर्फ यही 2 एक्सेप्शन है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक, जो हमारे बेसिक नेचर नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े अलग से अजीब तरीके के रिएक्शन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अलग तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये कभी जो है एसिडिक नेचर दिखाने लग जाते हैं, कभी बेसिक नेचर दिखाने लग जाते हैं। जो पीएच लेवल होता है हमारा 7,
ये कभी उसके पार चले जाते हैं, जो है बेसिक बन जाते हैं, तो कभी उससे कम हो जाते हैं, एसिटिक बन जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इनको इनको एम्फेलिक जो है मेटल्स भी बोला जाता है। इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको एम्फेलिक ऑक्साइड्स भी बोले जाते हैं, ठीक है ना? इनके जो ऑक्साइड बनते हैं उनको एम्फेलिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। और इनकी ये जो एल्यूमिनियम और जिंक है हमारा, इनकी एक और बहुत ही स्पेशलिटी है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम हमारे मेटल्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ लो कि इनका जो एसिड और बेस के साथ कुछ अजीब सा संबंध है, ठीक है? इनका जो ऑक्साइड होता है वो भी कभी एसिडिक नेचर दिखाने लग जाता है, कभी बेसिक नेचर दिखाने लग जाता है। और ये जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि बेसिस के साथ बहुत ही कम मेटल्स जो है हमारे रिएक्ट करते हैं, जिनमें उन कम गिने चुने मेटल्स में से हमारा एक एल्यूमिनियम है, एक जिंक है। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में यही आता है। और फिर रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, उसके बाद कौन सा रिएक्टिव होता है, ये चेन भी आपको एक याद करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम होता है, फिर हमारा सोडियम होता है। ये ना सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटीज़ के हिसाब से हम मेटल्स को अगर एक लाइन में अरेंज करना चाहें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा जो है पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, हमारा आयरन होता है, फिर लेड होता है, फिर हमारा हाइड्रोजन आता है। ये हाइड्रोजन वैसे मेटल नहीं है, पर इस टेबल में आपको हाइड्रोजन की प्लेस याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एसिड के साथ इनके रिएक्शंस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हम समझाएंगे कैसे, ठीक है? तो इस टेबल में आपको हाइड्रोजन की भी प्लेस याद करनी होगी, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन की भी प्लेस आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। और हाइड्रोजन से नीचे कौन-कौन आता है ये भी याद करना पड़ेगा कि कॉपर, फिर हमारा जो है मरकरी आता है, फिर हमारा सिल्वर आता है, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। जैसे हमने बताया था प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव होता है, फिर गोल्ड आता है कम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे कम जो है हमारा प्लैटिनम होता है, फिर गोल्ड होता है कम रिएक्टिव, फिर हमारा जो सिल्वर होता है, उसके बाद जो हमारा मरकरी आता है, फिर कॉपर और फिर हाइड्रोजन। मतलब इसको ना हम आपको याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं। इसको ऐसे याद कीजिए, खाना खा लिया, खाना खा लो मगर आलू जरा फीके पके हैं, ठीक है ना? फिर से मैं बोल के समझा रहा हूँ, खाना खा लो मगर आलू जरा फीके पके हैं, ठीक है? एच तक, एच से पहले के सभी मेथड्स को आपको ऐसे याद करना होगा। उसके बाद जो आपको याद करनी है, उसके बाद कैसे अरेंज है, तो आप कॉस्ट के हिसाब से करिए कि सबसे जो सस्ता होता है वो हमारा कॉपर होता है, उसके बाद हमारी मरकुरी होती है, फिर हमारा सिल्वर होता है प्राइस के हिसाब से, ठीक है ना? फिर प्राइस में हमारा गोल्ड आता है और सबसे जो महंगा होता है, सबसे जो महंगी चीज़ है वो हमारी प्लेटिनम है, ठीक है? हमने हाइड्रोजन तक का तो आपको राइमिंग बता दी थी, खाना खा लो मगर आलू ज़रा फीके पके हैं। उसके बाद आपको जो है ऐसे ही याद करना होगा कॉस्ट के हिसाब से। सबसे महंगा हमारा कॉपर आता है, फिर जो मरकरी आती है, फिर हमारा जो है सिल्वर, गोल्ड और आखिरी में सबसे महंगा जो है हमारा प्लेटिनम आता है। ये एक्टिविटी आपको याद करनी होगी, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम में से जुड़े काफी क्वेश्चंस आते हैं। जब हम एसिड के बारे में बात करेंगे या फिर वाटर के बारे में भी अभी जो बात कर रहे हैं उसमें इस टेबल का यूज करेंगे हम, ठीक है? तो अगर हम वाटर से रिएक्शंस की बात करें हमारे मेटल्स की, तो पानी के साथ हमारे मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा एक और बात है, जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये दो जो हमारे मेटल्स हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें खुले में रख ही नहीं सकते हैं। अगर सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में रख दिया तो ये आग पकड़ लेंगे, ये खुद में ही जल जाएंगे। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है ना? और केरोसिन की बात करें तो लिथियम को कभी भी केरोसिन में नहीं रखा जाता। जो हमारा लिथियम होता है ये सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। लिथियम लाइटेस्ट होता है,
इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है सभी मेटल्स के मुकाबले में, सबसे कम लिथियम की होती है। अगर इसको केरोसिन में रख दिया तो ये फ्लोट करने लग जाएगा। हम सोडियम और पोटेशियम को तो केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिविटी होती है उनकी, और लिथियम को अगर हमने केरोसिन में रख दिया तो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी केरोसिन से भी कम होती है, ठीक है ना। और अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम हमारी लिथियम की होती है, मेटल्स में ही बात कर रहे हैं। और अगर मेटल्स में सबसे हाई डेंसिटी की बात करें तो हमारी टंगस्टन और गोल्ड को माना जाता है। ऐसे प्लूटोनियम को भी माना जाता है, ठीक है। प्लूटोनियम ज़्यादा हैवी होता है, फिर हमारा गोल्ड आता है, फिर हमारा जो है टंगस्टन आता है। ये जो है टॉप 5 के बताए मैंने आपको, जो है कुछ हैवीएस्ट मेटल्स बताए हैं। ये सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है, ये टॉप, ये कह सकते हो टॉप 5 और 10 में आते हैं, ये मेटल टॉप 5 में आते हैं। इनसे भी हैवी दो तीन मेटल और भी होते हैं हमारे, पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपको 4 मेटल्स दे दिए जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपका गोल्ड होगा। फिर आपको बोला जाएगा इन चार में से हैवी, इन चारों में से कौन सा सबसे भारी मेटल है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑप्शन में गोल्ड गिवन हो तो गोल्ड लिख के आ जाइए, अगर ऑप्शन में आपको टंगस्टन गिवन हो तो टंगस्टन लिख के आ जाइए, अगर ऑप्शन में आपको प्लूटोनियम गिवन हो तो प्लूटोनियम लिख के आ जाइए। आपको चार मेटल दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, जिंक और या फिर गोल्ड, ठीक है ना। और गोल्ड तो आपको बोला जाएगा इन चार या पांच से, ये जो पांच ऑप्शन है इनमें से हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो आपको गोल्ड लिख के आना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। या फिर प्लूटोनियम हो तो प्लूटोनियम लिख के आ जाइए, टंगस्टन हो तो टंगस्टन लिख के आ जाइए, ठीक है। और अगर अब हम वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात करें मेटल्स की, तो जब भी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है ना। वो H2O में से जो है ऑक्साइड बना देते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अपने आप में बहुत ही स्पेशल गैस होती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ना ही कोई हाइड्रोजन गैस का कलर होता है, ये कलर लेस होती है, ऑर्डर लेस होती है, यानी कि इसको सूंघा नहीं जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता, इसकी कोई भी गंध नहीं होती है। हाइड्रोजन की कोई भी गंध नहीं होती है, इसलिए और ये जो जलती है तो पॉप पॉप करके जलती है, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको हाइड्रोजन की याद करनी होगी कि ये ऑर्डरलेस होती है। ये एग्जाम में बहुत जगह आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार अजीब अजीब तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑर्डरलेस गैस है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, वो जो है हमारी कलरलेस गैस है, उसको देखा नहीं जा सकता आंखों से, ठीक है ना। आंखों से आप ऑक्सीजन को नहीं देख, हाइड्रोजन को नहीं देख सकते हैं। और तीसरा, ये पॉप पॉप करके जलती है, यानी कि झटकों के साथ जलती है और बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव गैस है। इसलिए जब भी हम जो है सोडियम और पोटेशियम को, ये जो पहले के दो मेटल्स हैं हमारे, इनको जब भी पानी के अंदर रखा जाता है तो ये आग लग जाती है। जैसे ही, जैसे आपने सुन, ये तो पता ही होगा कि आग को बुझाने के लिए जो है हम पानी का यूज करते हैं, पर अगर हमने सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाल दिया ना तो पानी में ही आग लग जाएगी, पानी को ही जला देंगे, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन ही कुछ ऐसा होता है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जब भी रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमारे हाइड्रोजन जो है रिलीज होती है और बाय प्रोडक्ट में हीट भी रिलीज होती है बहुत सारी। इससे जो हाइड्रोजन है इतनी ज़्यादा हीट के कारण जल जाती है, फट जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है और पॉप पॉप करके जलने लग जाती है। और हमारे ये तीन स्टार्टिंग के तीन मेटल्स की बात करें, हमारे जो है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की, तो ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, पर बाकी सबको जो है हॉट वाटर चाहिए होता है। अब ये बात समझिए कि जैसे जैसे हीट बढ़ाते हो ना तो मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको रिएक्शन जल्दी करवाने हैं, रिएक्शन एफिशिएंटली करवाने हैं, तो आप जो सॉल्यूशन है उसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने जितना गर्म सॉल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। पर जो हमारे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होते हैं
ये ठंडे से ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि जो हमारे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, ये गर्म से गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारे सिल्वर, गोल्ड और जो प्लेटिनम होता है, ये किसी भी गर्म से गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि हमारे पहले के 3 जो मेटल हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे। हमारे सोडियम और पोटेशियम तो विग्रसली रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, विग्रसली रिएक्ट करेंगे और बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण पानी में ही आग लग जाएगी। ठंडे से ठंडे पानी में भी ये आग लगा देंगे। जबकि जो हमारा कैल्शियम होता है, ये रिएक्ट तो कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ, पर आग नहीं लगाता है। ये रिलीज तो करता है हमारी हाइड्रोजन गैस को, पर वो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड नहीं होती है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है रिएक्ट होने के बाद। ठीक है ना। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करते हैं, ये हमारे जो है, नहीं सिर्फ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करते हैं, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इन्हें हॉट वाटर चाहिए, इन्हें गर्म पानी चाहिए, उबलता हुआ पानी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। जबकि हमारे जो जिंक और आयरन है, इन्हें स्टीम चाहिए होती है। ये जो है सिर्फ गर्म पानी से भी काम नहीं चलेगा इन्हें। अगर तुम्हें जो है जिंक और आयरन को रिएक्ट करवाना है, तो जो है गर्म भाप देनी पड़ेगी, इतना गर्म पानी कि वो वेपोराइज हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म भाप देनी होगी, स्टीम देनी होगी, गर्म भाप देनी होगी, अगर तुम्हें जो है जिंक और आयरन को रिएक्ट करवाना है पानी के साथ। ठीक है ना। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो हमारे गर्म पानी से रिएक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बस उबाल दो पानी को और रिएक्ट करवा दो। ये जो बाकी स्टार्टिंग के 3 मेटल्स हैं हमारे, वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। फिर हमारा जो है लेड आता है, और लेड के बाद आने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं, ये जो है पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है ना। हमारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, हमारा जो है मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, पानी के साथ क्यों नहीं करते हैं पानी के साथ? ये जो हमारे जो लेड और कॉपर मरकरी है, सिर्फ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। पर ये पानी के साथ क्यों नहीं करते हैं रिएक्ट? क्योंकि पानी के रिएक्शन में क्या होता है, आप समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए, इसको ना बड़े ध्यान से समझिए। जब भी पानी के साथ रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है रिएक्शन में। पर क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इन सबसे ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी में, तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं ये, और रिएक्शन नहीं हो पाता है। ये H2O में से H2 को तोड़ नहीं पाते हैं, वे उसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना पाते हैं। हम जो है लेड हाइड्रो ऑक्साइड, इसलिए हमें सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। ये लेड वैसे थोड़ा ऊपर आ रहा है हमारे हाइड्रोजन का, पर ये फिर भी रिएक्ट नहीं करता है हमारे पानी के साथ। ठीक है, इसी के साथ हमारे पहले दो कवर हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और पानी के साथ रिएक्शन। अगली क्लास में हम एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और नॉन मेटल के कुछ रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमने आज क्लास में पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।